अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जेनेटिक्स के ऊपर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और मेंडल के बारे में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में, और उसने सिर्फ पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, उसका पब्लिश नहीं होने का रीज़न क्या था और कब पब्लिश किया गया। इन सब के बारे में हमारा पहला का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करते हैं कि मेंडल ने जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो मोनोहैबिट क्रॉस किया। ठीक है, मेंडल ये जानना चाह रहा था कि एक कैरेक्टर के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू मेंडल, और वो फैक्टर जो है पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसमिट होता है। मेंडल उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके बाद उसने डायहैबिट क्रॉस किया जिसमें वो 2 जीन्स को एट ए टाइम कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, मोनोहैबिट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या कंसीडर किया, एक सिंगल जीन्स को क्या किया, कंसीडर किया। सपोज मेंडल ने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को क्या किया, कंसीडर किया। मेंडल ने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया, और मेंडल जानता था इस कैरेक्टर के लिए, चाहे ये कलर ऑफ द प्लांट हो या हेड ऑफ द प्लांट हो, अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल क्या बता रहा था, किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और वो फैक्टर किस में है, पेयर्स में है, जिसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, एलील्स। ठीक है, अब देखो मेंडल ने क्या लिया, हाइट ऑफ द प्लांट को कंसीडर किया। अब हाइट ऑफ द प्लांट में एक था टाल, दूसरा था ड्वार्फ। एक उसने टाल प्लांट लिया और इस टाल प्लांट को उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया, किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। ठीक है, और मेंडल ये भी जानता था कि इस टालनेस के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सपोज कैपिटल टी, और ये फैक्टर जो है सिंगल नहीं है, ये फैक्टर किस में है, पेरिस में है, इस तरह से। और इसी तरह ड्वार्फ के लिए भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह से उसने शो किया। अब देखो रीजंस, इसको कैपिटल लेटर से क्यों शो किया और इसको स्मॉल लेटर से क्यों शो किया, क्योंकि देखो मेंडल ये जानता था कि जो टालनेस ऑफ द कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फ, इसीलिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से, और रिसेसिव कैरेक्टर को किससे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से। और ये देखो हेड ऑफ द प्लांट, ये जो पेरेंट्स है, मेंडल ने कंसीडर किया ये जो पेरेंट्स है क्या है, प्योर है। प्योर का मतलब ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है। और देखो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दीज टू फैक्टर्स which is responsible for giving a particular types of character in plants या in animals separate from each other। इस तरह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ सेपरेट होता है, कब, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एंड क्या होता है, देखो हर गैमेट्स में सिंगल फैक्टर चले जाते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं, इस तरह ये भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी। अब जब इन दोनों प्लांट के बीच में इसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली जो पी प्लांट जो होते हैं उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और ये पी प्लांट क्या था, बाइसेक्सुअल प्लांट्स थे। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो फ्लोर है, एक फ्लोर का हम एंथर कट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। और इसके बाद जो इसका स्टैग्मा है उसको कवरिंग करते हैं किसी पेपर से, मोस्टली जो यूज़ करते हैं बटर पेपर, क्योंकि वो कंटामिनेशन फ्री होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बटर पेपर यूज़ करते हैं। एंथर को कट करने को कहते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कट द एंथर एट द बड स्टेज। और दूसरा जो होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है जो उसका स्टेग्मा होता है, स्टेग्मा के ऊपर हम क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं। क्यों, अनवांटेड जो पोलन ग्रेन्स आके वहाँ पे पॉलिनेशन न कर पाए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं। मेंडल ने भी वैसा ही किया, और उसने एक ड्वार्फ प्लांट के, सपोज एक ड्वार्फ प्लांट के पोलन को लिया और एक टाल प्लांट के किसको लिया, स्टेग्मा को लिया। इन दोनों के बीच में उसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जो F1 जनरेशंस बने, जो फर्स्ट जनरेशंस बने,
क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, फिर वहाँ से सीड बना, उस सीड को उसने किसी सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा, किसी सॉइल के नीचे जहाँ पे मॉइस्चर हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट हो, रूट रेगुलेटर हो, सबको रखा। तो वो क्या क्या शो किया उसने? जर्मिनेशन शो किया। और जर्मिनेशन करने के बाद उस प्लांट के जो नेचर था वो टाल था। क्या था? टाल। उस प्लांट का नेचर क्या था? टाल था। अब देखो ये क्या है? हेटेरोजाइगस। ये क्या है? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस। लेकिन इस प्लांट का नेचर क्या है? टाल। F1 जनरेशंस में उसने देखा, F1 जनरेशन में उसने क्या देखा? सभी जो ऑफस्प्रिंग जो बने वो सब क्या था? टाल था। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो सपोज इसको कहते हैं पुनित्सुकेर। क्या कहते हैं? पुनित्सुकेर कहते हैं इसको। और हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। देखो ये गेमेट्स बन रहा है। सपोज हम इसको कंसिडर करते हैं मेल प्लांट, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जितने भी प्रोजेनी यहाँ से बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ये 4 क्या है? सब टाल है, लेकिन सब क्या है? हेटेरोजाइगस टाल है। ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिनेल जनरेशन का फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो क्या है? 4:, क्या है? 4:0। देखो इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी सब में है, तो जीनोटाइप तो सबका सेम है। फिनोटाइप में देखो सब टाल दिख रहा है, ड्वार्फ इसमें है ही। ठीक है। इसको कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। कितना बना प्रोजेनी इस तरह के? 4। इस तरह से शो कर सकते हैं आप कंसिडर कर सकते हैं इसको मेल प्लांट, और कंसिडर कर सकते हैं इसको फीमेल, या इसका रिवर्स भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसके बाद देखो मेंडल ने क्या किया? इस F1 जनरेशन को उसने फर्दर क्या किया? इस F1 जनरेशन के जो यहाँ पे जो प्रोजेनी बना था, एक प्लांट लिया, सेल्फिंग किया इस प्लांट को, सेल्फ पॉलिनेशन किया इसी प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लोर। यहाँ अब इस तरह से कह सकते हो, इसी F1 प्लांट्स से सपोज यहाँ पे 4 बने थे, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्या किया? क्रॉस किया, क्योंकि इसके जेनेटिक मेकअप क्या था? सेम था, इसीलिए इसको सेल्फिंग भी कहते हैं। या इसी एक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लोर से, और इसी बाइसेक्सुअल फ्लोर के अंदर उसने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया। अब देखो फिर ये क्या है? F1 जनरेशन से, जिसने हमें जितना भी प्रोजेनी बना था सब क्या है? टाल है। अब ये भी जब सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा पोलन्स या जो एक वहाँ पे बनाएगा, तो ये क्या क्या होगा? ये दोनों फैक्टर भी क्या होगा? एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा इस तरह। ठीक है। अब अगर हम इसको पुनित स्क्वायर पे शो करें, तो देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। सपोज हम मानते हैं ये मेल गेमेट्स है और ये फीमेल। ठीक है। तो देखो एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल। अब मेंडल को इस रिजल्ट को देखने के बाद थोड़ा क्या हो गया? सोचने पे मजबूर हो गया। कैसे? आप देखो, अब इसमें देखो फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप फिजिकली इसमें टाल प्लांट कितना है? 3 है, 3:1। बाहर से ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, लेकिन एक ही प्लांट ऐसे है जो क्या है? ड्वार्फ है, छोटा प्लांट है। और देखो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो इसमें कितना है? जीनोटाइपिक रेशियो देखो इसमें यहाँ पे होमोजाइगस है डोमिनेंट, यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है। इसीलिए 1:2:1। देखो एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस, ठीक है, 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये रिजल्ट आया मेंडल। फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1,
और जीनोटाइपिक रेशो आया 1:2:1। अब इसके बाद मेंडल ने कुछ लॉज दिया इसके बेस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ लॉज। पहला जो लॉ दिया उसने, देखो पहले उसने बताया लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। किसी बुक में इसको लॉ कंसिडर करते हैं और किसी बुक में लॉ कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें समझने वाली बात यह है, किसी भी कैरेक्टर के लिए whether the tallness and dwarfness of the plant or color of the plant, और दूसरे कैरेक्टर लेना, दूसरे जो भी होते हैं प्लांट्स में जो कैरेक्टर, इन सब के लिए अकॉर्डिंग टू मेंडल द any character in the plants is responsible for by a factors। प्लांट्स में जो भी कैरेक्टर हो उन सब के लिए एक फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और वो फैक्टर किस में होते हैं, पैर्स में होते हैं, ठीक है। ये मेंडल ने बताया किसी भी कैरेक्टर के लिए, चाहे आप हेड ले लें, चाहे आप कलर ले लें, चाहे आप दूसरे तरह के या सीड के शेप लें, सीड पोर्ट का शेप लें, कलर लें, इन सब के लिए किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और वो फैक्टर किस फॉर्म में होता है, वो सिंगल नहीं होता, वो फैक्टर जो है पैर्स में होता है। और इसी को मेंडल ने नाम दिया था अलील्स। अलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। अब इसके बाद जो उसने सेकंड जो लॉ दिया उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे F1 जनरेशन को समझना होगा इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस। यहाँ पे क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशंस। एक जो अलील से क्या है, कैपिटल लेटर है, दूसरा जो है स्मॉल लेटर है। कैपिटल एंड स्मॉल से मैटर नहीं करता, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ये है, जो कैपिटल लेटर से शो करते हैं हम, वो क्या है, डोमिनेंट अलील है। जो स्मॉल लेटर से शो करते हैं वो क्या है, रिसीव अलील है। देखो मैंने पहले कहा था टालनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, ठीक है, ये प्योर है, इसीलिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, होमोजाइगस रिसीव। तो देखो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में यहाँ पे दो अलील्स है, एक जो है डोमिनेंट है, दूसरा क्या है, रिसीव है। अब इस कंडीशंस में कौन सा फैक्टर जो है एक्सप्रेस करेगा, इसमें दोनों है, एक तो ये फैक्टर दूसरा ये फैक्टर है। तो हमारे हिसाब से तो इन दोनों की इंटरमीडिएट कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे जो प्लान बनते हैं वो क्या होते हैं, टाल होते हैं। क्या होते हैं, टाल होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट सेज इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस, heterozygous conditions, the dominant alleles express itself। क्या होता है, डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, एक्सप्रेस इट सेल्फ। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस द F1 in the heterozygous conditions the dominant allele express itself while the receive allele जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंट। F1 जनरेशन में इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन प्लांट का कैरेक्टर क्या आता है, टाल आता है। क्यों आता है, क्योंकि इस डोमिनेंट अलील की वजह से, ठीक है। यहाँ से एक्सप्लेन हो जाते हैं। अब देखो दूसरा जो लॉ दिया उसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। सेग्रीगेशन हम सेपरेशन को कहते हैं, सेपरेट होने को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशंस दीज टू फैक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। गेमेट फॉर्मेशंस के टाइम पे वो जो दो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेंडल ने क्या बताया था, किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और वो फैक्टर किस में होते हैं, पैर्स में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। अब जब वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा वही दो फैक्टर क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशंस, एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशंस, गेमेट फॉर्मेशंस फिर लिखना पड़ेगा मुझे शायद, गेमेट फॉर्मेशंस, sorry, at the time of gamete formations the two factors
एलील्स, मैं सीधा लिखता हूँ एलील्स विच मीन्स टू फैक्टर, एलील्स सेपरेट सेग्रीगेट लिखो, सेग्रीगेट फ्रॉम each other and each gametes receive half of the factors. ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया आप खुद इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बता रहा है, टालनेस के लिए ये दोनों फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब जब गेमेट्स बनाएगा सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा तो ये दो गेमेट्स जो दो है यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इन F1 generations the plant, the physically plant look like is a tall. Why? यहाँ पे क्या होता है, heterozygous होते हैं, लेकिन टाल देखते हैं हमें क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट जो एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब ये प्योर है और देखो थोड़ा इसमें ये क्या है, पेरेंट्स है, ये क्या है, पेरेंट्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारे गेमेट्स है, और ये हमारा F1 जनरेशन है या फर्स्ट फिलाइल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद इस फर्स्ट फिलाइल जनरेशन का हमने क्या किया, सेल्फिंग किया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन किया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमें रेशो आया 3:1 एंड 1:2:1। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू वेरी मच।